आज हम एक ऐसी बुनियादी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो इस नीले ग्रह पर जीवन को असल में संभव बनाती है। जी हाँ, प्रजनन। ये वो इकलौती ताकत है जो छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर एक विशालकाय हाथी तक हर जीव को अपनी कहानी आगे बढ़ाने का एक मौका देती है। जरा सोचकर देखिए क्या होगा। मान लीजिए कल सुबह हम उठे और पता चले कि पूरी दुनिया में हर जीव में रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन की प्रक्रिया बस रुक गई है। क्या होगा? कुछ ही दशकों में इंसान खत्म, जानवर गायब, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। हमारी ये जो हरी भरी जिंदा धरती है ना, ये स्पेस में तैरती हुई बस एक बंजर चट्टान बनकर रह जाएगी। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक रिले रेस की तरह है। जैसे एक रनर पूरी ताकत से दौड़ता है और अपना बैटन दूसरे रनर को थमा देता है, ठीक वैसे ही जीवन का बैटन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। अगर कोई भी रनर, कोई भी पीढ़ी वो बैटन आगे नहीं बढ़ा पाई तो रेस वहीं खत्म हो जाती है। प्रजनन जीवन का वही बैटन पास करना है। तो सवाल ये है कि इस रिले रेस के पीछे प्रकृति का असली मकसद क्या है? ये बैटन एक दूसरे को देना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो इस रिले रेस के पीछे प्रकृति के 3 बड़े मकसद छिपे हुए हैं। सबसे पहला और सीधा सादा, प्रजातियों को बचाए रखना ताकि वो इस ग्रह से गायब न हो जाएं। दूसरा है पीढ़ियों का सिलसिला बनाए रखना, मतलब ये जो जीवन की चेन है वो कभी टूटे नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे कमाल का काम है, वो है एवोल्यूशन, यानी क्रमिक विकास को फ्यूल देना, उसको आगे बढ़ाना। तो अगर हम इसे एक सीधी सादी परिभाषा में बांधें तो जिस प्रक्रिया से कोई जीव अपने जैसा ही एक नया जीव पैदा करता है उसे ही प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जीवन की कंटिन्यूटी का आधार है। लेकिन अगर मकसद सिर्फ अपने जैसा नया जीव बनाना है तो क्या ये प्रकृति की किसी कॉपी पेस्ट तकनीक जैसा है? असल में प्रकृति ने इसके लिए 2 बिल्कुल अलग और बहुत ही दिलचस्प रणनीतियां बनाई हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। ये हैं वो 2 मास्टर प्लान। एक तरफ है ज़ीरोक्स या अलैंगिक प्रजनन, जो बहुत तेज और सिंपल है, लेकिन उसमें कोई बदलाव या वेरिएशन नहीं आता। और दूसरी तरफ है रीमिक्स या लैंगिक प्रजनन, जो धीमा है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें ज़बरदस्त जेनेटिक वेरिएशन पैदा होता है। ठीक है, तो पहले जरा इस ज़ेरोक्स मशीन पर फोकस करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है। इसमें न तो कोई गैमेट बनता है, न ही फर्टिलाइजेशन होता है। जो नया जीव बनता है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी होता है, कह सकते हैं एक जेनेटिक क्लोन। अब इस बायोलॉजिकल ज़ीरोक्स मशीन के भी कई अलग अलग मॉडल हैं। जैसे द्विखंडन में अमीबा जैसा जीव बस खुद को बीच से 2 हिस्सों में बांट लेता है। मुकुलन में यीस्ट के शरीर पर एक कली जैसी चीज उगती है जो अलग होकर नया जीव बन जाती है। विखंडन में शैवाल जैसे जीव का शरीर टुकड़ों में टूटता है और हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। और बीजाणु निर्माण में फंगस जैसे जीव सख्त दीवारों वाले बीजाणु छोड़ते हैं जो सही माहौल मिलने पर उगाते हैं। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, अगर ये ज़ेरोक्स वाला तरीका इतना तेज है, इतना आसान है, इतना एफिशिएंट है, तो फिर प्रकृति को ये 2 पेरेंट्स वाला इतना धीमा, इतना कॉम्प्लेक्स और इतनी ज़्यादा एनर्जी खाने वाला प्रोसेस बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? क्यों? कुछ तो वजह होगी। और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया में। ये प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। इसमें 2 अलग अलग पेरेंट्स शामिल होते हैं, एक नर और एक मादा। नर अपना आधा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी स्पर्म देता है और मादा अपना आधा ब्लूप्रिंट यानी एग। और जब ये दोनों मिलते हैं तब एक नया बिल्कुल यूनिक जीव बनता है। इस धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया का सबसे बड़ा इनाम सिर्फ अपनी गिनती बढ़ाना नहीं है, इसका असली इनाम है विविधता, वेरिएशन। इस प्रोसेस से पैदा होने वाला बच्चा न तो पूरी तरह अपनी माँ की ज़ेरोक्स कॉपी होता है और ना ही अपने पिता की। वो उन दोनों के जेनेटिक कोड का एक बिल्कुल अनोखा, एक नया कॉम्बिनेशन होता है। और यही विविधता, यही वेरिएशन एवोल्यूशन का सबसे धारदार हथियार है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे और क्यों होता है, लेकिन जीवन का ये बैटन सौंपने का काम कोई 24 घंटे चलने वाला काम नहीं है। प्रकृति ने इसका भी एक निश्चित समय और एक पूरी बायोलॉजिकल टाइमलाइन तय की हुई है। इस टाइमलाइन को हम कहते हैं जीवन काल या लाइफ स्पैन। इसका सीधा सा मतलब है किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का समय।
ये कह सकते हैं कि प्रकृति का वो बजट है जो किसी जीव को इस धरती पर जीने के लिए मिलता है। और मजे की बात यह है कि ये बजट हर प्रजाति के लिए इतना अलग है कि आप हैरान हो जाएंगे। एक तितली अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 1 या 2 हफ्तों में जी लेती है, वहीं एक विशाल हाथी 60 से 70 साल जीता है, और एक तोता वो 140 साल तक जी सकता है। इससे एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है कि किसी जीव का आकार उसके जीवन काल को तय करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटा तोता लगभग उसी आकार के कौवे से कहीं ज्यादा जीता है। हर जीव की अपनी एक यूनिक जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है जो ये तय करती है। इस पूरे जीवन काल के सफर को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है वृद्धि का चरण, जब शरीर बड़ा होता है, मैच्योर होता है। दूसरा आता है प्रजनन का चरण, जब जीव संतान पैदा करने लायक होता है। और आखिरी है जीर्णावस्था, यानी बुढ़ापा। जीर्णावस्था का मतलब सिर्फ बाल सफेद होना या झुर्रियां पड़ना नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी सेलुलर प्रक्रिया है। इस स्टेज में शरीर के सेल्स की खुद को रिपेयर करने की ताकत तेजी से कम होने लगती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और आखिर में मृत्यु हो जाती है। ये एक नेचुरल डिक्लाइन है ताकि अगली पीढ़ी के लिए रिसोर्सेज और जगह खाली हो सकें। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और इसे आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती से जोड़कर देखते हैं। हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जेनेटिक वेरिएशंस पैदा होता है, वही वो चीज़ है जो प्रजातियों को बीमारियों से और बदलते पर्यावरण के खतरों से बचाती है। यही वो चीज़ है जो प्रजातियों को समय के साथ अडैप्ट करने और जिंदा रहने का मौका देती है। लेकिन आज की सदी का सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है। देखिए, लैंगिक प्रजनन और विकास की ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत बहुत धीमी है। इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। पर आज जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या प्रकृति की ये धीमी प्रक्रिया इस तेज बदलाव का सामना कर पाएगी? क्या जिंदा रहने के लिए हमारी बायोलॉजिकल घड़ियां इस तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठा पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।